हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो यदि आप एमपी के किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यदि कंप्यूटर का पार्ट आता है तो इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ जो आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। साथ ही हम मैनेजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देखने वाले हैं जनरल कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे हम, इससे आपको थोड़ा सा ये नॉलेज भी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस डोस 6.22 विच पार्ट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट यूनिकली। एम एस डोस 6.22 में निम्न में से कौन सा भाग उत्पाद को विलक्षणता के साथ चिन्हित करता है? एम एस डोस या 6.22। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करने में यानी अलग बता रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें तो सभी में रहेंगी चाहे आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसकी यूनिकता को कौन बता रहा है, यानी उसकी स्पेशलिटी को कौन बता रहा है? 6.22। सेल्स की पूरी रेंज में वर्कशीट टाइटल्स को सेंटर करने के लिए आपको यानी टू सेंटर वर्कशीट टाइटल्स अक्रॉस रेंज ऑफ सेल्स यू मस्ट। तो आपको क्या करना है, यदि उसको सेंटर यानी टाइटल्स को आपको सेंटर में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी टाइटल टेक्स्ट वाली सेल्स तथा उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिस पर टाइटल टेक्स्ट सेंटर्ड किया जाना है। कॉलम्स को चौड़ा करना होगा। टाइटल्स टेक्स्ट वाली सेल्स तथा उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिस पर टाइटल टेक्स्ट जस्टिफाई किया जाना है, या सेल्स को कॉमा स्टाइल में फॉर्मेट करना होगा। तो देखिए ये क्या बता रहा है कि सबसे पहले इस टाइप से देखा होगा आपने, जब भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो इस टाइप से बॉक्सेस बने रहते हैं ना, तो इसको कहा जाता है सेल, जनरली एक बॉक्स को। तो जो सेल है उसको क्या कर रहे हैं आप, टाइटल वाली जिसमें भी आपका टाइटल लिखा है उस सेल्स को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है तथा उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिस पर टाइटल टेक्स्ट सेंटर्ड किया जाना है। जहाँ पर आपको सेंटर्ड किया जाना है, यानी मान लीजिए आप जैसे वर्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो पहले आप इसको या तो कीबोर्ड के थ्रू सिलेक्ट कीजिए या माउस के थ्रू इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। इसको अब आपको उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा। पहले आपने क्या करा, टाइटल टेक्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया जहाँ पर टाइटल था। अब जहाँ पर सेंटर किया जाना है, यानी आपने देखा होगा कंप्यूटर में कुछ इस टाइप के ऑप्शंस बने रहते हैं, सेंटर, फिर इस टाइप से बने रहते हैं, फिर ऐसे इधर एक बड़ा एक छोटा, मतलब लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो फिर आपको यदि सेंटर करना है तो इस पार्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पहले किसको सेंटर करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर सेंटर वाले पे सिलेक्ट कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटर में आ जाएगी। यदि आपको लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट वाले पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और राइट में ले जाना है तो राइट वाले पार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग द टाइटल टेक्स्ट प्लस द रेंज ओवर विच द टाइटल टेक्स्ट इज टू बी सेंटर्ड। MS एक्सेल वर्जन 2007 और 2010 के व्यू में सेव वर्क स्पेस मेनू का क्या उद्देश्य होता है? What is the purpose of Save Workspace menu under View tab of MS Excel version 2007 and 2010? यह एक्सेल वर्कबुक को एक विशिष्ट फोल्डर में प्रोजेक्ट के रूप में सेव या रक्षित करने के लिए होता है। यह अनेक एक्सेल वर्कबुक को लॉजिकल रूप से एक स्थान पर सेव या रक्षित करने के लिए होता है, जिससे इसे करंट लेआउट की रिस्टोरिंग के दौरान भी आसानी के साथ पुनः प्राप्ति की जा सके। यह एक्सेल वर्कबुक पर एक ही समय में अनेक प्रयोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा देने के लिए होता है या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो MS एक्सेल है उसका वर्जन दे दिया आपको, उसके व्यू में यानी जो व्यू ऑप्शन है उसमें सेव वर्क स्पेस एक ऑप्शन होता है व्यू के अंदर, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। उस मेनू का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर पूछा गया है कि इसका क्या उद्देश्य होता है। तो ये क्या करता है, ये अनेक एक्सेल वर्कबुक को लॉजिकल रूप से एक स्थान पर सेव रक्षित करने के लिए होता है। यानी कि आपने जो क्रिएट की काफ़ी सारी एक्सेल वर्कबुक रखी है तो उनको आप एक जगह सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि करंट लेआउट की रिस्टोरिंग के दौरान भी
आसानी से इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपकी जो स्क्रीन है उस पर आप जिस पर भी काम कर रहे हैं वो तो है, लेकिन यदि आप इसी टाइम पर पुरानी चीज़ों को भी देखना चाहते हैं और इसको भी करंट में रखना चाहते हैं तो आप इस मेन्यू पर जाकर इसको देख सकते हैं। इन MS Word 2007 व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? प्रिंटिंग के समय बाईं ओर दिया जाने वाला मार्जिन, प्रिंटिंग के समय दाईं ओर दिया जाने वाला मार्जिन, या प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड की ओर दिया जाने वाला मार्जिन, प्रिंटिंग के समय पेज के बाहर की ओर दिया जाने वाला मार्जिन। तो नाम से ही समझ में आ गया होगा गटर मार्जिन। तो ये कब किया जाता है? प्रिंटिंग के समय बाइंडिंग साइड की ओर दिया जाने वाला मार्जिन। जिस साइड से आप बाइंडिंग करते हैं, जैसे आपने आपकी जो बुक है जहाँ से पेज चिपके होते हैं या अटैच होते हैं, यहाँ पर जो मार्जिन दिया जाता है पेज को, यानी मान लीजिए ये आपका पूरा पेज है तो ये वाला जो मार्जिन है इसे कहा जाता है गटर मार्जिन। OSI रेफरेंस में कितनी लेयर होती है? तो इसमें 7 लेयर होती है। इन MS Excel 2003 which of the following will not cut information? MS Excel 2003 में निम्न में से क्या इन्फॉर्मेशन को कट नहीं करेगा? क्या बता रहा है? 2003 वाले वर्जन की बात की जा रही है कि इन्फॉर्मेशन को कट नहीं करेगा, यानी आपने कंट्रोल सी दबाया तो कट नहीं होगा, या मेनू से आपने एडिट कट सिलेक्ट किया, या स्टैंडर्ड मेनू के कट बटन पर क्लिक करना, या कंट्रोल प्लस एक्स दबाना। तो ये क्या कर रहा है? कंट्रोल प्लस सी से कट नहीं होगा, बाकी से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? नेटवर्क की भौतिक सीमा, कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम, या वेब ब्राउज़र। तो जो फायरवॉल होता है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ फायरवॉल के बारे में, और यदि आपने अभी तक जो पुराने वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं प्रबंधन से संबंधित, साइंस से संबंधित और कंप्यूटर से, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये फायरवॉल क्या होता है? अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए एक सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर का संभावित कार्य क्या होता है? अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू डू व्यय किए गए धन का लेखा जोखा रखना, मीडिया सेंटर में कंप्यूटर सर्च करना, इन्वेंट्री बरकरार रखना, बायोग्राफी टाइप करना। बायोग्राफी टाइप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोग्राफी टाइप करना। जो वर्ड प्रोसेसर है उसका जनरली क्या काम होता है? बायोग्राफी टाइप करना। यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना होगा, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। तो इसके लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप टेस्ट लगाकर ये जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा, और वहाँ पर आपको इसकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है, और यदि आप उसमें 50% का ऑफ चाहते हैं तो वहाँ पर आप एक कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा दांगी50। दांगी50 कूपन कोड यदि आप यूज़ करते हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, क्योंकि टेस्ट के जरिए ही आप जांच पाएंगे कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट लगाना है और आपको दांगी50 कूपन कोड को यूज़ करना है, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। MS एक्सेल में आप ब्लैंक के द्वारा सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी जो सेल है उसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? इस टाइप की आपने MS एक्सेल में पूरी शीट देखी होगी, ऐसे बॉक्स बने रहते हैं, तो एक बॉक्स को क्या कहा जाता है? जनरली सेल कहा जाता है। टैब की दबाकर सेल पर क्लिक करके, यानी इस पर, या एरो की दबाकर, या उपरोक्त सभी। तो यदि आपको इस सेल को एक्टिवेट करना है तो आप टैब की प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा, इस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, और एरो की के थ्रू भी। अब कैसे हो जाएगा? टैब की दबाएंगे तो वो एक के बाद एक आपको ऑप्शन करके बताएगा, और माउस के थ्रू आप डायरेक्ट जिस सेल पर वर्क करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर सकते हैं, और एरो के थ्रू आप चारों डायरेक्शन में इसको मूव करवा सकती है, यानी जिस सेल पर आपको वर्क करना है उसके ऊपर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं एरो के थ्रू भी। तो सारे आंसर इसके सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। इन MS Word, if you press PZDN पेज डाउन की फ्रॉम द कीबोर्ड इट, यानी क्या करेगा? यदि MS Word में आप कीबोर्ड से पेज डाउन की दबाते हैं तो क्या होता है? कर्सर एक लाइन नीचे पहुंचा देता है, कर्सर को एक पेज नीचे पहुंचा देता है, या कर्सर को एक स्क्रीन नीचे पहुंचा देता है, या कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे पहुंचा देता है।
जो कीबोर्ड है उसमें आपने देखा होगा इस टाइप से बटन पर लिखा होता है पेज, PGDN यानी पेज डाउन। तो ये क्या करता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सपोज कीजिए इस यहाँ पर आपका कर्सर मूव कर रहा था, तो ये क्या करेगा, जस्ट कर्सर को एक स्क्रीन नीचे पहुंचा देगा। द HTML कैनवास टैग इज यूज टू, HTML कैनवास टैग का उपयोग किया जाता है फ्लाईपर स्क्रिप्ट के द्वारा ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए, फ्लाईपर स्क्रिप्टिंग के द्वारा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, HTML कोड के आधार पर ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए, इनपुट यूजर इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए स्टैग का उपयोग किया जाता है। फ्लाईपर स्क्रिप्टिंग के द्वारा ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए, फ्लाईपर स्क्रिप्टिंग के द्वारा फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए, HTML कोड के आधार पर ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए, इनपुट यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए, फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है, फ्लाईपर स्क्रिप्टिंग के द्वारा ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। DHCP का फुल फॉर्म बताना है। DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक हार्डवेयर कंट्रोल प्रोटोकॉल या डायनेमिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। What is the short key to start presentation from current slide of MS PowerPoint 2007? MS PowerPoint 2007 में वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शॉर्ट की, यानी जो आपने मान लीजिए आपने 5 स्लाइड्स बनाई है तो आपको फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है, 1 से 5 तक। तो आपको शॉर्ट की बताना है कि किसके थ्रू आप स्टार्टिंग से यानी कि फर्स्ट स्लाइड से जो आपकी वर्तमान स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। एक तो 2 ऑप्शन होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट से यहाँ पर, या आप मान लीजिए थर्ड स्लाइड पे काम कर रहे हैं तो आपको इसी से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, 1 और 2 को नहीं लेना है। तो उसके लिए कौन सा, यानी स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड, जिस पर भी आप उस वक्त काम कर रहे हैं उससे, तो शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 इसकी शॉर्ट की होती है। विंडोज 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड होता है, विंडोज 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, NTFS, BSD, EXT या ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें सपोर्ट करता है NTFS। व्हाट इज़ DHCP, DHCP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन था ये। सभी कंप्यूटर मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो में अवश्य होने चाहिए, यानी जितने भी टाइप के कंप्यूटर होते हैं उन सभी में क्या होना चाहिए, ALU, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज या सभी। तो देखिए सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, तो सभी होना चाहिए चाहे वो कंप्यूटर किसी भी टाइप का हो। फाइल में उपलब्ध पंक्तियों, शब्दों तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए लिनक्स में किस कमांड का उपयोग किया जाता है, काउंट W काउंट, WC काउंट P, किसका यूज़ किया जाता है, WC का यूज़ किया जाता है। ये कोई फाइल है उसमें जितने भी रोज हैं, जितने वर्ड्स हैं, जितने भी टोटल कैरेक्टर्स हैं, उन सभी को यदि आपको काउंट करना है तो किसका यूज़ किया जाएगा, WC का। इन अ कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन निम्न के द्वारा किए जाते हैं, उपयोगकर्ता, पावर सप्लाई, प्रोग्रामर, ऑपरेटिंग सिस्टम या, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जितने भी मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस होते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही किए जाते हैं। MS PowerPoint 2007 में मोशन पाथ क्या होता है, स्लाइड पर आइटम्स मूव करने का पाथ, वह पाथ जहां पावरपॉइंट फाइल रक्षित की जाती है, वह पाथ जहां पावरपॉइंट प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोशन पाथ किसे कहते हैं, जिस पर जो स्लाइड के आइटम्स होते हैं उन्हें मूव करवाया जाता है, यानी स्लाइड पर आइटम्स मूव करवाने का पाथ। MS वर्ड में स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम व पता संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है, इन MS वर्ड द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मेल मर्ज या फॉर्म लेटर्स। तो इसे कहा जाता है मेल मर्ज। क्या कर रहे हैं, नाम और पता को कंबाइन करने की कैपेसिटी, तो मेल मर्ज से कहा जाता है।
MS DOS में आप सिस्टम डेट डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? डेट, वर, डिस्क या फॉर्मेट। तो क्या करना है, डेट को डिस्प्ले करना है तो ऑप्शन बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है, डेट का ही यूज़ किया जाएगा। द यूज़ ऑफ EMBD डॉट 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 टैग इज का उपयोग, इट इज़ डिस्प्ले सर्वर इंफॉर्मेशन, इट पुट्स अ सर्वर प्लगइन इन द पेज, इट पुट्स अ ब्राउज प्लगइन इन द पेज या ऑल ऑफ द अबाउ। क्या कर इसका उपयोग बताना है, तो ये ब्राउज़र प्लगइन को पेज में रखता है। एलिमेंट नेविगेशन एलिमेंट परिभाषित करता है ग्राफिक के सेट को, वेबसाइट के सेट को, नेविगेशन पेजेस के सेट को या नेविगेशन लिंक के सेट को। तो ये जनरली क्या बताता है, ये बताता है नेविगेशन लिंक के सेट को। NAV मतलब नेविगेशन, और ये जो सिंबल बने ये क्या बता रहा है, किसी लिंक के सेट को बता रहा है। देश इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग निशुल्क रिपेयर कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है? वर्जन, एड ऑन या ट्यूटोरियल या पेज। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड पेज। क्या कहा जाता है उसे? पेज। लिनक्स में फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? DM, RM, डिलीट या इरेज। तो लिनक्स में फाइल को हटाने के लिए जनरली रिमूव करने के लिए RM का यूज़ किया जाता है। लेखांकन इसे सरोकार रखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विथ लेन देन का अभिलेखन, लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश, केवल वित्तीय विवरणों की जानकारी, तैयारी, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। तो देखिए, वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियली अकाउंट किसके साथ में डील करते हैं? तो जनरली ये किसके साथ में रहेगा? वित्तीय विवरणों की तैयारी और बही खाता। उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। भुगतान वापसी की अवधि, बट्टागत नगद प्रवाह दर, प्रतिफल की औसत दर या NPV। तो वापसी यानी पे बैक की अवधि क्या बताता है? जब स्थायी परिसंपत्ति निवेश को, यानी कि आपको वो अमाउंट वापस मिल रहा है, तो बिल्कुल कनेक्ट लिंक हो जाएगी इसकी, इन दोनों की, भुगतान वापसी, पे बैक पीरियड। और यहाँ से आप समझ जाएंगे, बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ से रिवर्स्ड आ रहा है कोई भी चीज़ तो उसी को हम कहते हैं बैक, यानी वापस आना। निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? पूंजी, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी या संपत्ति। तो देखिए, अपने संसाधन को बनाए रखने के लिए कोई भी जो संस्थान है यानी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसको बदल रहे हैं? कर्मचारी, एम्प्लॉयज़ को चेंज कर रहे हैं। संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं। तो कौन से? कर्मचारी जो हैं अपने HR नीतियों को बदल रहे हैं। ध्यान रखिए, निम्न में से कौन से संसाधन? तो कर्मचारी अपने संस्थान यानी अपने संसाधन को बनाए रखने के लिए अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो जो कर्मचारी है, पूंजी खुद अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। करने की एबिलिटी किसके अंदर होती है? कर्मचारी, एम्प्लॉय के अंदर, यानी जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर है, वही किसी चीज़ को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर कर्मचारी ही ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर एम्प्लॉयज़ हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ट एसोसिएटेड विथ मैनेजरियल टेक्निकल स्किल। जो विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता रखते हैं, समूह में अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता वाले व्यक्ति, जो सार स्थिति को सोचने और धारणा बनाने की क्षमता रखते हैं, जो समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। तो क्या पूछा गया है कि सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीक कौशल के साथ कौन जुड़ा रहेगा? जो जिसके अंदर क्या हो? स्पेसिफिक एक्टिविटी की एबिलिटी हो। तो जो विशिष्ट गतिविधियों को कैरी करने की क्षमता रखेगा, उसी में ये कौशल भी होगा। निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? नियोजन, नेतृत्व, आयोजन, नियंत्रण। कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा संगठनात्मक। तो यदि कोई भी किसी के पास कंट्रोलिंग पावर रहेगी तो वो क्या कर सकता है, उसके अंदर यदि कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको, संशोधन को उसमें शामिल कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित को मिलाइए। क्रमिक प्रबंधन, कर्मचारी कल्याण, औद्योगिक संबंध, कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधाएं, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, प्रत्यक्ष जनशक्ति। तो देखिए, कार्मिक
कर्मचारी कल्याण, ये कार्य की परिस्थिति और कार्यस्थल की सुविधाएं के लिए बनाया गया है कि कल्याण, ये एम्प्लॉय वेलफेयर योजना जो लागू की गई थी इसीलिए गई थी, जो कर्मचारी है उसकी कंडीशन और वो जिस जगह पर काम कर रहा है उसको वहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं मिलती है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचता है क्रमिक प्रबंधन, इसका आंसर हो जाएगा जनशक्ति प्रबंधन। और औद्योगिक संबंध क्या हो जाएगा? औद्योगिक संबंध औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों को कार्यान्वयन के सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? समन्वय, आयोजन, नेतृत्व या नियंत्रण। तो किसी भी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो ये क्वेश्चन आप ऊपर देख चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं, व्हेन यू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट, तब आप पुनः प्राप्त हुए बेड डेप्ट को लेखे को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? वेयर विल यू ट्रांसफर बैड डेप्ट्स रिकवर्ड अकाउंट? लाभ हानि लेखा, बैड डेप्ट यानी बुरे ऋण लेखा के लिए प्रावधान में, देनदार लेखा में या प्राप्त लेखा में। देखिए, चाहे आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने जो पूरा अकाउंट बनाया है उसका आप पूरा विवरण कहाँ पे रखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। अनिश्चितता, निश्चितता या सामान्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में काम करते हैं वो? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना, सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कंट्रोलिंग के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी के अंदर इवैल्यूएशन किया जा रहा है और सुधार किया जा रहा है तो वहाँ इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों में से एक नकदी प्रवाह? अकॉर्डिंग टू बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी? करों के लिए सरकार को नकदी बहिर्प्रवाह, लाभांश के रूप में शेयरधारकों को नकदी बहिर्प्रवाह, ब्याज के रूप में ऋणदाताओं को नकदी बहिर्प्रवाह, अन्य कंपनी द्वारा जारी खरीद बंद पत्र को नकदी प्रवाह। तो क्या हो जाएगा? इसमें से जो कौन वित्तीय गतिविधियों में से एक नकदी प्रवाह है? तो लाभांश के रूप में शेयरधारकों को नकदी प्रवाह, इसका आंसर हो जाएगा। लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाता है? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ नेग्लिजेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल या कंपेंसेटिंग एरर क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपने क्या करा है, किसी भी उल्लंघन को नज़रअंदाज कर दिया, यानी आपने लापरवाही की है, तो यहाँ पर हो जाएगा लापरवाही की त्रुटियां या नेग्लिजेंस, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। निम्न में से किस चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? सिचुएशनल टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंट टेस्ट? तो जनरली यदि आपने कोई भी चयन परीक्षा का उचित परीक्षण दिया उसके बाद उसकी जो कार्य क्षमता को नाप रहे हैं उसको कैसे नापा जाएगा? उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा, कि उस कार्य करने में उसका कितना रुझान है या कितनी उसकी अभिक्षमता है। बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का उदाहरण है? कंपनी के मद की लागत, बिक्री मूल्य, फॉर्म में भरा गया ग्राहक की प्रतिक्रिया, विक्रेता कोटा, हाथ में या सूची में वस्तु की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? बाहरी सूचना या संगठन के बाहरी उत्पन्न होती है। और संगठन में बाहरी सूचना क्या उदाहरण क्या हो जाएगा? कि कोई फॉर्म है और उसमें जो ग्राहक हैं उन्होंने कैसा फीडबैक दिया है, ये पूरा बाहरी सूचना का उदाहरण हो जाएगा। कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है? आँख के संपर्क से बचना, संदेश की सामग्री का आकलन करना, प्रवक्ता की कमजोरियों का आकलन ना करना, सकारात्मकता से सिर हिला देना और चेहरे के उचित इशारों का प्रदर्शन करना, समय से पहले मूल्यांकन से बचना। तो देखिए क्या पूछा उसने कि संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। तो क्या हो रहा है कि यदि कोई आपको इग्नोर करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? अवॉइड करेगा आई कॉन्टैक्ट को। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अवॉइड करना आई कॉन्टैक्ट को। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। सुनाम, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट,
कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होता है? रोल क्लैरिटी, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल परसेप्शन या कन्फ्यूज़न। तो क्या होगा? भूमिका संघर्ष, यानी दो विपरीत परिस्थितियां हैं और दोनों को पूरा करना है, तो दोनों में उसे अपना अपना रोल प्ले करना और दोनों ही जगह खरा उतरना है, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उपयोगिता, मूल सक्षमता, मूल्य श्रृंखला या प्रतियोगिता। व्हाट अ कंपनी डज बेस्ट इज नॉन एज वैल्यू चेन, यानी उसने सबसे बेस्ट क्या किया है तो उसकी वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू चेन उसे कहा जाता है। मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रतिबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। थ्योरी वाई ऑफ एमसी ग्रेगर, थ्योरी एक्स ऑफ एमसी ग्रेगर, बोथ ए एंड बी या कोई नहीं। तो इसे बताता है मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। निम्न में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता? व्यापार लेनदार, बकाया व्यय, प्रस्तावित लाभांश देनदार। तो क्या बताता है इसका? जो चालू देनदारियों का गठन नहीं करता वो है देनदार। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट लायबिलिटीज? तो वो रहेगा डेबिटर्स। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती? निर्णय, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या कोऑर्डिनेशन। तो क्या है? आप किसी भी चीज़ को पहचान लिया और उसको आपको सिलेक्ट करना है, यानी उस टाइम पर आपको डिसीजन लेना है, तो आंसर भी इसका हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। गुडविल का एक उदाहरण है फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट या फिक्सियस एसेट। तो देखिए गुडविल यानी साख का क्या एग्जाम्पल है? तो इंटेंजिबल एसेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अमूर्त परिसंपत्ति। निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? गुडविल, स्मॉल टूल्स, व्हीकल्स या लीज होल्ड। तो देखिए जो स्मॉल टूल्स होते हैं वो स्थायी परिसंपत्ति नहीं होते हैं, बाकी गुडविल, व्हीकल्स ये सभी स्थायी परिसंपत्ति को इंडिकेट करते हैं, यानी फिक्स एसेट को बताते हैं। एक कंपनी दिवालिया हो गई क्योंकि उसकी जो देनदारियां थी, इसकी परिसंपत्ति उसके एसेट से ज़्यादा थी, यानी उसके ऊपर उसके जितने एसेट थे उससे ज़्यादा उधारी थी। एक शेयरधारक को खालिस्तान भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। वह राशि जो कि शेयरों की मूल लागत के बराबर हो सकती है। स्वामित्व, शेयरों की संख्या के आधार पर सभी लेनदारों दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। स्वामित्व की संख्या के आधार पर ऋण पत्र दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर कि दिवाली हो चुकी है, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, उसकी देनदारियाँ ज़्यादा है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं या कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर कि एक शेयर धारक को इसकी परिसंपत्ति से अधिक। अब यहाँ पर कंपनी की बात नहीं की जा रही कि वो कोई शेयर धारक है, उसको भुगतान करने के लिए क्या कहा जाएगा, तो वो कंपनी को क्यों भुगतान करेगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुछ नहीं। वहाँ परिसंपत्ति जो अल्प समय अवधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है खालिस्तान कहलाती है। फिक्स्ड एसेट, लिक्विड एसेट, फिक्स एंड लिक्विड एसेट या नन ऑफ द अबव। तो ऐसे एसेट्स क्या कहलाते हैं? जो बहुत ही कम टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? कैश के अंदर, उसे कहा जाता है लिक्विड एसेट्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इसी टाइप की सीरीज़ इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।